हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इतने आसान तरीके से अब तक आपने यूट्यूब पर कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ साथ में जो 50,000 रुपए का यूजीसी नेट का कंटेंट होता है वो फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ या उससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। सारे प्रश्न जितने भी आपके दिमाग में होंगे आज तक एलिजाबेथन एज से, उन सारे ही प्रश्नों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। आइए, जैसा कि हम लोग का पढ़ने का एक तरीका है उसको फॉलो करते हुए पढ़ते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उनको वंश को समझना जरूरी होता है। तो एलिजाबेथ किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी उसको अब हम लोग समझते हैं। तो एलिजाबेथ जो है वो टूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। अच्छा, टूडर डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? स्टेब्लिश किसने किया था टूडर डायनेस्टी? जी हाँ, तो टूडर डायनेस्टी स्टेब्लिश किया था हेनरी सेवन ने। हेनरी सेवन के बेटे होते हैं हेनरी एट। और हेनरी एट ने चूंकि 6 शादियां करी थी, तो 6 शादियां करने के बाद उनको एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है एडवर्ड सिक्स। और ये 9 साल की उम्र में ही किंग बन जाते हैं, यानी प्रिंस के बन जाते हैं। ठीक है, नाम के प्रिंस होते हैं, सत्ता तो इनके बाकी लोग संभाल रहे होते हैं। ठीक है, उनके बाद एडवर्ड जब मर जाते हैं तो फिर सत्ता में आते हैं मैरी फर्स्ट, जिनको इंग्लैंड का इतिहास ब्लडी मैरी के नाम से जानता है। ब्लडी मैरी के नाम से क्यों जानता है आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो से भी जान सकते हैं और प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। जब ब्लडी मैरी का डेथ हो जाता है 1558 में, तब ब्लडी मैरी के मरने के बाद शासन को संभालती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ फर्स्ट। जी हाँ, एलिजाबेथ फर्स्ट का टाइम पीरियड शुरू होता है 1558 टू 1603। कब से टाइम पीरियड शुरू होता है? 1558 टू 1603। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजाबेथन एज कब से शुरू होता है? 1558 टू 1603। कब तक चलता है? 1603 तक। एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603। ओके, नाउ इसी 1558 टू 1603 को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसी 1558 टू 1603 एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लिटरेचर के फील्ड में शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी समय पीरियड में रहा था, इसीलिए इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था एलिजाबेथन एज का। इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि किस प्रकार से सोशली चेंज हुआ, पॉलिटिकली क्या चेंज हुआ, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे हुए, लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एलिजाबेथन एज का। एलिजाबेथन एज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था? एलिजाबेथ जो कि डॉटर थी एन बोलेन की और हेनरी एट की। मैंने आपको बताया ना, एन बोलेन इनकी मम्मी थी और हेनरी एट इनके फादर थे। है कि डॉटर किसकी थी एलिजाबेथ? एन बोलेन की और हेनरी एट की। किसके बाद क्वीन बनी थी ये? मैरी फर्स्ट के बाद। एलिजाबेथ नेम जो एज है वो कैसे नाम पड़ा? तो जब एलिजाबेथ फर्स्ट शासन को संभालती हैं, इसीलिए उस पूरे एज का नाम एलिजाबेथ पड़ जाता है, एलिजाबेथन एज पड़ जाता है, जिन्होंने 1558 से 1603 तक इंग्लैंड में रूल किया। This period is considered one of the greatest and most glorious age in English history. भाई ग्रेटेस्ट एज रहा है और ग्लोरियस एज रहा है इंग्लिश के इतिहास का। ऑफन कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड, और इसे क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का गोल्डन एज। यानी हर मायने में पॉलिटिकली, सोशली, हर एक फील्ड, इंटेलेक्चुअली, पोएटिक तरीके से या लिटरेचर के फील्ड में, हर फील्ड में एलिजाबेथ एज जो है वो फ्लरिश करता है। इसीलिए एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसेसन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट। जब मैरी फर्स्ट का डेथ हो जाता है 1558 में, तब एलिजाबेथ फर्स्ट शासन में आती हैं। शासन में आते के साथ ही एलिजाबेथ सबसे पहला काम करती हैं कि जो मैरी क्वीन ने प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया था या प्रोटेस्टेंट का विनाश करना चाहती थी, एलिजाबेथ आते ही रीस्टोर्ड करती हैं प्रोटेस्टेंटिज्म को। जितने भी लोग प्रोटेस्टेंटिस्ट को सपोर्ट करते थे उन सबको रीस्टोर्ड करती हैं, उनको ये फ्रीडम देती है कि आप अपने धर्म को, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, जिसको ब्लडी मैरी ने मना कर रखा था, बिल्कुल डेथ पेनल्टी दे रही थी, उसको फिर से रीस्टोर करा एलिजाबेथ ने। तो प्रश्न माइंड में रखिएगा कि किस
क्वीन ने प्रोटेस्टेंटिज्म को वापस से सपोर्ट किया? आंसर होना चाहिए एलिजाबेथ फर्स्ट। Elizabeth adopted a policy of moderation known as the Elizabethan Religious Settlement 1559। देखो एक चीज याद रखना, ईयर 1558 में एलिजाबेथ शासन में आती है और 1559 में आते के साथ एक इंपॉर्टेंट काम करती है, मॉडरेशन का काम करती है। मॉडरेशन का क्या मतलब है? ना तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेंटिस्ट को सपोर्ट करती है और ना ही बहुत ज्यादा कैथोलिज्म को सपोर्ट करती है। वो बीच का एक रास्ता निकालती हैं, जिसे ही एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट 1559 के नाम से जाना गया। अगर आपसे पूछे कि बताइए एलिजाबेथ का रिलीजियस सेटलमेंट 1559 क्या है, तो अब आपको पास जवाब रेडी होना चाहिए कि जो एलिजाबेथ ने अपने शासन संभालने के ठीक 1 साल बाद लागू कर दिया, वो था मॉडरेशन का। यानी कि जैसे ही वो सत्ता में आई, सबसे पहले उन्होंने जो धर्म को लेकर, जो रिलीजन को लेकर हिंसा हो रही थी, जो कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट को लेकर जो हिंसा हो रही थी, उसको खत्म करने का काम किया। कैसे खत्म करने का काम किया? एक मिडवे निकाला, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट को भी अपने धर्म को फॉलो करने का नियम बना दिया कि भाई आप भी अपना फॉलो करो, और कैथोलिज्म को भी फॉलो करने दिया। दोनों ही धर्म को एक ही देश में चलने दिया और मिडवे का रास्ता निकाल करके एक अच्छे रूलर का परिचय देते हुए आगे बढ़ती चली गई। क्या ऐसा हुआ जो उनके समय में सबसे ज्यादा विशेष माना जाए? तो एलिजाबेथ शासन में आते के साथ में एक चीज स्टेब्लिश करते हैं, वो है एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लाती हैं, साथ ही एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी लाती हैं। क्या था ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी और क्या था ये एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी? तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में एलिजाबेथ बिकम द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के चर्च की सुप्रीम गवर्नर बन जाती हैं। हाँ जी, ये वही तरीका था जो प्रोटेस्टेंट के समय पे हुआ था। जब पोप ने बात नहीं मानी थी, तो हमारे हेनरी VIII ने एक नया चर्च की स्थापना की थी, जिसे प्रोटेस्टेंट नाम दिया गया इंग्लैंड में। तो उस चर्च की सुप्रीम खुद को बना दिया एलिजाबेथ ने, खुद को ही सुप्रीम बना दिया, यानी उन्होंने प्रोटेस्टेंट के नियम को फॉलो करा। अब एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या था? एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी था कि द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज मेड कंपलसरी, कि जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर था उसको कंपलसरी कर दिया गया। कैसे कंपलसरी कर दिया गया? एक समन्वय के द्वारा, एक बीच का रास्ता निकाल करके। क्रिएटेड अ वाया मीडिया। वाया मीडिया का क्या मतलब है? मिडिल वे निकाला, बीच का एक रास्ता निकाला, जिसमें कि कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म दोनों ही के लिए काम किया, दोनों के बीच में समझौता कराया और ये बोला कि भाई आप अपने प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करिए और आप अपने कैथोलिज्म को फॉलो करिए। तो एलिजाबेथ सत्ता में आते के साथ ही सबसे पहले अपने जो देश में काम करती हैं, वो काम करती हैं रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको सेटलमेंट करने का। कैसे सेटलमेंट करती हैं? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के तहत खुद को वो चर्च का सुप्रीम लीडर घोषित करती हैं, एंड एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के तहत कैथोलिज्म के लिए भी एक बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लॉन्च करती हैं, जिसको मानना सबके लिए कंपलसरी था। यानी एलिजाबेथ ने वाया मीडिया चूज किया, बिटवीन रास्ता निकाला दोनों धर्मों के बीच में, और दोनों धर्मों की स्वतंत्रता दी कि आप अपने अपने धर्म को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो ये था एलिजाबेथ के शासन करने का तरीका। दिस प्रॉमिस, ऐसा करने की वजह से क्या हुआ? दिस प्रॉमिस रिड्यूस टेंशन एंड क्रिएटेड अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। दोनों धर्मों के बीच में समन्वय बनने के साथ ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक शांत वातावरण देश में फैलता है, which was essential for cultural and literary development। क्योंकि अगर किसी समाज में शांति नहीं होगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, सिविल वॉर चलता रहेगा चाहे किसी भी चीज को लेकर के, तो वहां कभी भी कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वहां कभी भी लिटरेरी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए होगी तो सबसे पहला काम करना होगा वॉर रोकना होगा, जो कि हमारी एलिजाबेथ ने यहाँ पर किया। अब देखते हैं कि इस वॉर के रुकने के बाद एलिजाबेथ के टाइम पे कैसे स्टेबिलिटी आती है सेंट्रल लेवल पे। स्टेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन इन एलिजाबेथन एज। अभी हम एलिजाबेथन एज को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन इन एलिजाबेथन एज। अंडर क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, England moved away from internal disorder and developed a well-organized and powerful central government।
तो क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे कोई भी अब कायोस नहीं था, कोई भी रिलीजियस वॉर नहीं चल रही थी, तो जितना इंटरनल डिसऑर्डर था वो सब का सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इंग्लैंड में डेवलपमेंट होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के इतिहास में वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट किसके शासनकाल में आया था? दैट इज एलिजाबेथन एज। उसके बाद में जब एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है तो जनता आपस में नहीं लड़ेगी, एक शांति रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट रहेगी, तो राष्ट्र में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से एक फेवरेबल कंडीशन बनता है जिससे कि देश हमारा प्रोग्रेस करेगा और साथ ही लिटरेचर का भी ग्रोथ होगा। आई बात समझ में? देखो, स्टेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। जब एलिजाबेथ ने वॉर रोक दिया, सिविल वॉर रोक दिया, कोई भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, तो इसका परिणाम ये हुआ कि एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेबलिस्ट और एक वेल पावरफुल गवर्नमेंट सत्ता में आती है। और जब कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो वहां से समाज में प्रोग्रेस होता है। सोशल प्रोग्रेस होने के साथ साथ अब लिटरेचर का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि अब लोग फ्री हो चुके हैं, अब वो अलग अलग काम करेंगे, वॉर में अब वो नहीं भिड़े रहेंगे। अवॉइडेड मैरिज टू मेंटेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और क्वीन वर्जिन। और एलिजाबेथ अपने राष्ट्र के प्रति इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं करी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनका बना रहे, किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप कोई और ना करे, उनके पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बना रहे, इसीलिए हमारी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने शादी कभी नहीं करी और पूरा इंग्लैंड उनको वर्जिन क्वीन के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है? वर्जिन क्वीन के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है? वर्जिन क्वीन के नाम से जानता है। यहां तक बात समझ में आई? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि किस प्रकार से एलिजाबेथ ने वॉर को खत्म किया। उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड है उसमें स्टेबिलिटी आई, किस प्रकार से इंग्लैंड सेंट्रलाइज्ड हुआ। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी आने का, सेंट्रलाइज्ड होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में और लिटरेचर में। तो अपने दिमाग से ही सोचो आप कि कभी भी अगर एक स्टेबिलिटी आती है और अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं चीजें तो पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पॉलिटिकली हम देश स्टेब्लिश्ड रहता है तो सब चीज फ्लरिश करती है ना। अब देखते हैं इस चीज का, स्टेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन का सोसाइटी और लिटरेचर दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कल्चर। तो इसका कल्चर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पीपल जो हैं वो फेल्ट सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। अब लोगों को लगने लगे कि नहीं भाई, अब हम अपने ही देश में बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और अब कुछ और करने का लोगों में आत्मविश्वास जग रहा था। जो राइटर्स थे वो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते थे, ना कि ये कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, और जिंदा रहूंगा तो कैसे रहूंगा, कौन से धर्म को मानूं। यानी अब वो अपने सर्वाइवल पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अब वो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि सर्वाइवल तो उनका फिक्स हो चुका था, क्योंकि लाइफस्टाइल तो अच्छी है, कोई वॉर तो अब चलेगा नहीं। तो इसीलिए जितने भी राइटर्स थे वो अब अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे पा रहे थे। पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स इंक्रीज्ड। पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स इंक्रीज का मतलब है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो राइटर्स को मिलने लग गए। अब पैसों की दिक्कत राइटर्स को नहीं है, लिखना है आप लिखिए, पैसे का सपोर्ट है ना क्वीन करने के लिए। तो पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स इंक्रीज होने लग गया। दिस स्टेबल एनवायरनमेंट अलाउड एलिजाबेथन लिटरेचर एंड ड्रामा टू फ्लरिश। क्योंकि अब पूरे चारों तरफ से एक स्टेबल एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से एलिजाबेथन लिटरेचर, ड्रामा टू फ्लरिश। यही कारण है कि एलिजाबेथन एज में लिटरेचर एंड ड्रामा ने फ्लरिश किया, खूब फले फूले। आइए देखते हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि एक चीज तो हमने देख लिया कि कैसे उन्होंने वॉर को शांत करवाया, कैसे जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको खत्म करवाया। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म हुआ तो उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, लिटरेचर पे क्या इफेक्ट हुआ, उसके बाद कल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ, तो कल्चर भी फ्लरिश हुआ। अब देखते हैं कि एलिजाबेथ जब शासन पे थी
तो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका स्पेन के साथ में। स्पेन के साथ में हमेशा से इंग्लैंड का कन्फ्लिक्ट चला है, मैरी फर्स्ट के टाइम पर से। मैरी फर्स्ट के टाइम पे मैरी फर्स्ट ने भी फिलिप सेकंड से शादी कर ली थी, जो कि स्पेन का था और कैथोलिज्म का सपोर्ट करता था। और ऑब्वियस बात है कि एलिजाबेथ अब आ चुकी हैं जो कि न्यूट्रल है धर्म को लेकर के, तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही था स्पेन के साथ में। आइए देखते हैं स्पेन के साथ कैसा कन्फ्लिक्ट था एलिजाबेथ का। कन्फ्लिक्ट विद स्पेन, राइवलरी विद फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन। तो इंग्लैंड का हमेशा दुश्मनी चलता था स्पेन के साथ में, और फिलिप सेकंड के साथ में तो खासकर। क्यों, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि कैथोलिज्म को सपोर्ट करते थे ना ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए भी इनके साथ में बहुत ज्यादा दुश्मनी चलती थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, मैंने आपको बताया कि स्पेन में बहुत कट्टर सपोर्टर थे कैथोलिज्म के, कैथोलिक पीपल बहुत ज्यादा थे, तो वो लोग प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए स्पेन के साथ में इंग्लैंड का रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी था। प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक स्पेन, ये रिलीजन कन्फ्लिक्ट हो गया कि उनका धर्म अलग अलग है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो गया। स्पेनिश अमांडा, ओ माय गॉड ग्रेट, स्पेनिश अमांडा। स्पेन को लगता था कि उनके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी है। स्पेनिश अमांडा का डेट याद रखिएगा 1588। स्पेनिश अमांडा 1588। 1588 में स्पेनिश अमांडा। इसमें क्या होता है, स्पेन को ये लगता है कि उनकी जो नेवी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेवी है, और वो भिड़ जाते हैं इंग्लैंड के साथ में। लेकिन इंग्लैंड ने डिफीट कर दिया, डिफीट ऑफ द स्पेनिश अमांडा इन 1588। इंग्लैंड ने स्पेनिश अमांडा को 1588 में डिफीट कर दिया, हरा दिया। स्पेन जो कि एक पावरफुल कैथोलिक नेशन था, किंग फिलिप सेकंड के अंडर में था, वो हार जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को लगता है स्पेनिश अमांडा को कि वो बहुत ही पावरफुल नेवी होल्ड करते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इन्वेड करने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड पर। और जब इंग्लैंड पे ये लोग इन्वेड करने की कोशिश करते हैं तो इंग्लैंड इनको मुंह तोड़ जवाब देता है। और इसी के साथ 1588 में इंग्लैंड स्पेनिश अमांडा को हरा देता है। और जब इंग्लैंड इनको हराता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा किस्मत का भी हाथ है, थोड़ा नेचर का भी हाथ है। कैसे, उसको समझते हैं। जब स्पेनिश अमांडा ने इंग्लैंड पर इन्वेड करा था तो उस समय थोड़ा बैड वेदर चल रहा था स्पेन में, है ना, जिसकी वजह से स्पेन जो है वो पहले ही हार गए थे। ठीक है, तो ये कारण था। जब इंग्लैंड की नेवी ने फाइनली स्पेन को हरा दिया तो यहां से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगी, लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म बढ़ा। ठीक है, अब और ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। क्या आ गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा भी अपने सरकार के ऊपर हो गया कि जब हमारी सरकार दूसरे देशों से भी लड़ सकती है, पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी आ जाती है, भाई क्षमता आ गई, क्योंकि हमने एक वॉर जीत लिया है। एलिजाबेथ मेंटेन इंटरनल पीस थ्रू, एलिजाबेथ ने, आपको बताया ना मैंने, देश के अंदर की शांति तो बनाई रखी। कैसे शांति बनाई रखी, देश के बाहर देख रहे हो ना कैसे स्पेन को हरा दिया स्पेनिश अमांडा के तहत। ये स्पेनिश अमांडा को हरा दिया नेवल को। अब देख रहे हैं देश में उन्होंने कैसे शांति बनाई रखी, क्योंकि देश में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसलिए शांति बनी रही। मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा काबिल थे, बहुत ज्यादा कैपेबल थे, बहुत ज्यादा क्षमता रखने वाले थे। केयरफुल कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ही ध्यान से नजरें गड़ाई हुई थी एलिजाबेथ। क्योंकि बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इंग्लैंड इंजॉयड लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, इसलिए वहां बहुत ज्यादा समय तक, लंबे समय तक पीस रही, शांति रही। ड्रामा, आर्ट, लिटरेचर सब फ्लरिश हुए, भर भर के फ्लरिश हुए, सब बहुत फले फूले। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि एलिजाबेथ के टाइम पे किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है और ट्रेड होता है। मतलब कैसे इंग्लैंड का और ज्यादा एक्सपेंशन किया जाए, कैसे इंग्लैंड के लोगों ने नई नई चीजों को एक्सप्लोर किया, उनका ट्रेड कैसा चल रहा था एलिजाबेथ के टाइम पर, इन सभी चीजों को समझते हैं। द एलिजाबेथन एज वॉज ऑल्सो एन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन। एलिजाबेथन का जो एज था वो एक्सप्लोर करने का एज था, साथ ही साथ एक्सपेंड करने का टाइम था, एक्सपेंशन का टाइम था। क्यों था ऐसा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी।
कोई वॉर नहीं चल रहा था, लोगों के पास इनफ टाइम था कि वो अपनी नई नई हॉबीज को, नई नई चीजों को ट्राई कर सके। फेमस एक्सप्लोरर्स आर, जो फेमस एक्सप्लोर करने वाले थे वो फ्रांसिस ड्रेक थे, वॉल्टर रफ थे। तो इन लोगों ने इंग्लैंड के ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया, इंग्लैंड ट्रेड रूट्स एंड ओवरसीज इन्फ्लुएंसेस। इन लोगों ने नए नए रास्ते ढूंढे जिससे कि ट्रेड को मुनाफा हो, ट्रेड और ज्यादा बढ़ाया जा सके। दिस एक्सपेंशन brought wealth, new ideas and spirit of adventure which enriched English literature. इन सभी एक्सप्लोर करने वाले लोगों की वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ इंग्लैंड को और बहुत धन आया इंग्लैंड में बाहर से। नए नए तरीके इंग्लैंड के लोगों ने जाने और अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लोगों के अंदर एडवेंचर करने का स्पिरिट आया, मतलब रिस्क लेने का स्पिरिट आया, जिसकी वजह से इंग्लैंड भी बहुत धनी मनी बन जाता है। और साथ ही साथ जब इंग्लैंड धनी मनी बनता है तो इंग्लिश लिटरेचर भी फ्लरिश करती है। क्या करती है? इंग्लिश लिटरेचर भी फ्लरिश करती है। अब देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 1500 से 1600 का जो टाइम था वो एज ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एज ऑफ रेनेसा के नाम से। तो रेनेसा का इन्फ्लुएंस क्या पड़ा था एलिजाबेथ की एज पे, उसको समझते हैं। जितने भी क्लासिक ग्रीक एंड रोमन लर्निंग थे, है ना, फिर से रिवाइव हुए। क्या हुए? रिवाइव हुए। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। जो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग थे वो फिर से क्या हुए? रिवाइव हुए। यानी एलिजाबेथ के टाइम पे वापस से लोगों का ध्यान ग्रीक एंड रोमन लर्निंग की तरफ गया। लोगों ने ग्रीक एंड रोमन बुक्स को पढ़ना शुरू किया। ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म। अब लोगों का सर्वे सर्वा विश्वास रिलीजन और चर्च पे नहीं था। लोगों का विश्वास अब ह्यूमनिज्म के ऊपर आने लग गया कि नहीं, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि लोग इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है। ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर टैलेंट कितना है। तो लोगों का फोकस जो था वो ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़ा। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। ये नहीं कि वो किस जाति किस धर्म का है, कि वो प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है, इससे लोग हटके उसके ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान क्या है, यह पर्टिकुलर व्यक्ति कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो लोगों का एम्फेसिस हुआ, जो लोगों ने ध्यान अपना केंद्रित किया वो इंडिविजुअलिज्म पे किया, ब्यूटी पे किया एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पे किया। Education spread rapidly and writers were inspired by classical models, leading to remarkable achievement in poetry and drama. Education जो था वो तेजी से बढ़ा and writer were inspired by classical models. जो writers थे वो क्लासिक्स बुक्स को पढ़ रहे थे, ग्रीक एंड रोमन को पढ़ रहे थे, तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे और पोएट्री के फील्ड में और ड्रामा के फील्ड में एक रिमार्केबल अचीवमेंट दिखा रहे थे। ओवरऑल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा इन सब चीजों का। तो ये तो सबको पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज हुआ, यानी कि पॉलिटिकली तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी आई लेकिन रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज हुआ। रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि ठीक है भाई, तुम्हें किसी स्ट्रिक्ट धर्म को नहीं मानना है, तुम्हें अगर कैथोलिक मानते हो तो ठीक है तुम कैथोलिक बन जाओ, तुम्हें प्रोटेस्टेंट मानना तुम प्रोटेस्टेंट बन जाओ। तो रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसके बाद में नेशनल कॉन्फिडेंस जो बढ़ा वो कैसे बढ़ा कि आपको पता है स्पेनिश अमांडा को हरा करके लोगों में नेशनल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ग्रोथ हुआ। देखो भाई, जब स्टेबिलिटी आती है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, तो इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ग्रोथ दोनों ही होता है। These favorable conditions created the perfect environment for the rise of great writers such as Shakespeare, Marlowe, Spenser and Ben Jonson. क्योंकि एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है राइटर्स को, तो यहीं से नए राइटर्स जैसे कि शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर एंड बेन जॉनसन जैसे राइटर अस्तित्व में आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एलिजाबेथन एज में सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस किस प्रकार से हुए, सोशियो पॉलिटिकल चेंज इन एलिजाबेथन एज, किस प्रकार से सोशियो पॉलिटिकल चेंज होते हैं एलिजाबेथन एज में, ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करिए
कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फीडबैक के लिए। जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई हो, या मैंने अपने नोट्स में कुछ गलत लिख दिया हो, या आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आ रही हो, तो आप प्लीज अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोनों ही कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव है तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, और अगर नेगेटिव है तो मैं खुद पे और काम करूंगी और अपने कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव करूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रिया कुमारी signing off. God bless you. Follow me on Star Notes Language and Literature.